हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और आप मुझे देख रहे हैं हमारे खूबसूरत प्यारे अपने चैनल आरटी एकेडमी पर। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है और आपको मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों क्लास 11th की फिजिक्स। और क्लास 11th में जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो है फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फेमसली नोन एज NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन या सिंपली लॉज ऑफ मोशन। 3 नियम है, पढ़ चुके हैं। आज का एजेंडा मोमेंटम कंजर्वेशन और इंपल्स को लेकर है। ये मोमेंटम कंजर्वेशन क्या है, ये सो कॉल्ड मोमेंटम ही क्या चीज है। तो चले मोमेंटम के बारे में बातें करते हैं। व्हाट इज मोमेंटम? तो पहली चीज जो लीनियर मोमेंटम है, हम इनर्शिया वाले टॉपिक में कर चुके हैं। स्मॉल p से डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है, फार्मूला होता है n टाइम्स v। इनर्शिया ऑफ मोशन एक्चुअली दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मास पर भी और वेलोसिटी पर भी। और ये वेलोसिटी वाला टर्म दो अलग अलग टर्म्स ना हो जाए, इसलिए इन्हें मल्टीप्लाई करके एक सिंगल क्वांटिटी बना दी गई, जिससे हम लोगों ने नाम दिया लीनियर मोमेंटम। अगर ना बोला जाए लीनियर तो मान के चलना है कि लीनियर मोमेंटम की ही बातें हो रही हैं, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम नाम की चीज रोटेशनल मोशन में आएगी। आप इसकी यूनिट लिखने की कोशिश करें तो बेटा मोमेंटम की SI यूनिट आपके स्कूल एग्जाम्स में पूछी जाती है, मास यूनिट किलोग्राम और स्पीड या वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड। आप इसके अगर डायमेंशंस बनाने की कोशिश करें तो डायमेंशन को आप देखेंगे तो लिखेंगे मास के लिए m बेटा, क्योंकि स्पीड है तो स्पीड के लिए LT-1 और फिर ये डायमेंशन फाइनली बन के आ जाएगी MLT-1 और ये आपकी डायमेंशन हो गई। इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखनी है, भूलनी नहीं है। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, अब इससे अगर फोर्स बनानी हो तो F नेट का जो फॉर्मूला न्यूटन्स लॉज बताते हैं वो बताते हैं कि dp वेक्टर बाय dt होता है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एक्चुअली फोर्स है। m बाहर है क्योंकि कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, तो dv वेक्टर अपॉन dt ये हमारा F नेट होता था, याद करो बच्चों। और इसके बाद इस dv बाय dt को हम लोग एक्सेलरेशन वेक्टर लिख दिया करते थे और ये होता था F नेट। हम लोग इस पोर्शन पे बहुत ज्यादा ध्यान देते थे, आज की तारीख में हम इस पोर्शन पे ध्यान देंगे, ऊपर वाले का। F नेट का फॉर्मूला अगर हम बहुत गौर से देखें तो लिखा हुआ है बेटे dp वेक्टर बाय dt और ये फॉर्मूला न्यूटन के नियम से आ रहा है, मतलब लॉ है, प्रूफ नहीं है इसका कोई, आप मान के चले कि नियम है, सत्य है। फिर dt तो टाइम पीरियड ही है, लेकिन आपको एक बात दिखाई देगी कि नेट फोर्स जहां आ रही है वहीं पर आ रहा है dp वेक्टर, यानी कि चेंज इन मोमेंटम is parallel to net force vector। नेट फोर्स जहां होगी मोमेंटम का चेंज भी उसी दिशा में आएगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मोमेंटम का जो नेट चेंज है वो उसी दिशा में आने वाला है जिस दिशा में नेट फोर्स लग रही है। अच्छा, मतलब नेट फोर्स एक्सेलरेशन के पैरेलल हुआ करती थी? जी हाँ, एक्सेलरेशन के पैरेलल होती थी, अच्छी बात थी। लेकिन अब हम लोग क्योंकि मोमेंटम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो फिर देखना चाहिए कि नेट फोर्स जहां होगी वहीं मोमेंटम में चेंज आएगा। ठीक है, अच्छी बात है। एक आध जरा मोमेंटम के सवाल कर लें, उसके बाद इसको और डिटेल में इसको खोलेंगे। जरा मोमेंटम के बाद क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक बॉडी है जिसका मास है 5 किलोग्राम्स और ये वो बॉडी है और ये बॉडी आगे की तरफ किसी v वेलोसिटी से जा रही है और ये v वेलोसिटी जो है ये 20 मीटर्स पर सेकंड है। तो बताओ इसका लीनियर मोमेंटम कितना है? तो मैं लीनियर मोमेंटम का मॉडुलस बता सकता हूँ और वो होगा m टाइम्स v वेक्टर का मॉडुलस। मास की वैल्यू 5 है और v की वैल्यू देखें आप 20 है, तो आंसर आ रहा है 100 किलोग्राम्स मीटर पर सेकंड। ये इंपॉर्टेंट है कि आप यूनिट्स पर फोकस करें, अन्यथा बात नहीं बनेगी। मान लीजिए आपकी कोई बॉडी m मास की और वो आगे की तरफ किसी v वेलोसिटी से जा रही है। मास की वैल्यू जो है वो 100 ग्राम्स और v की वैल्यू जो है वो 5 मीटर्स पर सेकंड है। तो बताइए मोमेंटम वेक्टर का मॉड कितना होगा? मॉडुलस आपसे पूछ रहा है, फिजिकली वैल्यू, डायरेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा। तो आंसर तो है m टाइम्स v वेक्टर का मॉड, लेकिन आपको मास की जगह 1000 ग्राम्स लिखा हुआ है। इस ग्राम को अगर किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं किया तो आंसर थोड़ा बेतुका सा आएगा, इसलिए कोशिश करें
कि आप इसे SI में कन्वर्ट करके ही लिखें 1 2 1 2, और इस हिसाब से आंसर आया 5/10 दैट इज 0.5 किलोग्राम्स मीटर पर सेकेंड। हालांकि ये बहुत लल्लू सी प्रॉब्लम्स हैं दोनों, लेकिन ये दोनों आपको बताती हैं कि मोमेंटम निकालने के लिए भी सवाल आपके पेपर में आया करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। इसके बाद अगर आप देखें तो ऐसे भी सवाल पेपर में आते हैं जहां पे आपको कोई x एक्सिस, कोई y एक्सिस और कोई z एक्सिस दी होती है, और उसके बाद वो क्या करता है, एक पार्टिकल को कहीं भी बैठाएगा और उसको x डायरेक्शन में वेलोसिटी देगा 40 मीटर्स पर सेकेंड आई कैप, और जो पार्टिकल है इसका मास m है और कह रहा है मास m 2 किलोग्राम्स है। तो बताओ कि इसका मोमेंटम वेक्टर क्या होगा। तो मोमेंटम वेक्टर जो है वो mv वेक्टर होता है, मास की वैल्यू 2 है और स्पीड या वेलोसिटी 40 आई कैप है। तो बेसिकली जहां है वेलोसिटी वहीं है इसका मोमेंटम। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर आई कैप है तो मोमेंटम की डायरेक्शन भी आई कैप ही रहेगी। दैट्स इंपॉर्टेंट। ठीक, एक और सवाल करते हैं। मान लीजिए कि पार्टिकल का जो मास प्रोवाइडेड है वो बोल रहा है कि 40 किलोग्राम्स, 40 थोड़ा ज्यादा और हमारी भरकम आदमी है, मान लो 5 किलोग्राम से, क्योंकि बहुत तेज दौड़ाना है इसको, और जो इसकी वेलोसिटी है दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप, ऐसी इसकी वेलोसिटी है, और कह रहा है दो बातें बताओ। पहली, मोमेंटम वेक्टर कितना होगा, और दूसरी, मोमेंटम वेक्टर का मॉडुलस कितना होगा। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ऐसा कोई भी सीन मिले तो उसमें सबसे पहले मोमेंटम वेक्टर निकालें, बाद में मॉडुलस निकाल लें। मोमेंटम निकालते हैं पहले। मोमेंटम वेक्टर हम कहेंगे m टाइम्स v वेक्टर, मास कितना है बेटा 5, और v वेक्टर कितना है बेटा 2i कैप प्लस 3j कैप। अब ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बेटा 10i कैप प्लस 15j कैप। इस प्रकार से इसका मोमेंटम आ गया। अब अगर इसका मॉडुलस निकालने की कोशिश करेंगे तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में कहानी लिखी हुई है √a² प्लस b²। इस प्रकार से हमारा मोमेंटम का मॉडुलस भी आ जाएगा। सो सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा, कोई खास बात नहीं है और इजी। ठीक है, अच्छी बात। तीन चीजें आज के लेक्चर में हमें करनी है। मोमेंटम क्या होता है, इंपल्स क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम बनाना है, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर कंजर्व रहेगा हमारा मोमेंटम। इंपॉर्टेंट है, तीन चीजों के फ्लो में ही चीजें चलेंगी। हाँ, मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्वेशन, इंपल्स, ऐसे हम लोग आज के दिन में देख रहे होंगे। तो फिलहाल अगला पॉइंट देखिए क्या है। हम लोगों ने अभी देखा कि न्यूटन सेकंड लॉ कहा करते थे कि F net इक्वल टू dp वेक्टर बाई dt, और फिर यहां से हमने एक इंफॉर्मेशन तुरंत ही एक्सट्रैक्ट कर ली मैथ को देखते हुए कि F वेक्टर जो है वो dp वेक्टर के पैरेलल है, यानी जिस दिशा में नेट फोर्स होगी वहीं पर मोमेंटम का चेंज भी आएगा। अच्छा, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कोई एग्जांपल है इसका आपके पास? बहुत बढ़िया एग्जांपल है, आओ करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास इस प्रकार की कोई एक बॉल है जो सीधी सीधी खड़ी है इस तरह से, और इस पर कोई एक बॉल है जो इंसिडेंट हो रही है। लेट्स से कि बॉल ऐसी है और इसका मास m है, और इस तरह से बॉल पे फॉल कर रही है, ठीक है ना। और जब इस तरह से गिरेगी तो आपको इसमें नॉर्मल वगैरह बनाना पड़ेगा। ठीक, आप देखें ये जो एंगल दिखाई दे रहा है ये थीटा है, मान लेते हैं कि थीटा है। तो जब ये बॉल रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी, अगर मान लेते हैं इलास्टिक कोलिजन है, कोलिजन क्या है ये हम लोग वर्क एनर्जी पावर में सीखेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन बोला जाए तो इसका मतलब ऐसे कोलिजन में एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है। ये वर्क एनर्जी पावर सेंटर ऑफ मास में ये टॉपिक सीखेंगे, लेकिन अगर फिर भी ये कह दे कोई तो आप कहें कि नो एनर्जी लॉस, ध्यान रखिएगा, नो एनर्जी लॉस। इसके बाद ये बॉडी इस तरह से चली जाएगी आगे। क्लियर है मेरी बात? मैं यहां पे इसको बना देता हूं। अब अगर ये आदमी v स्पीड से आ रहा था तो ये आदमी v स्पीड से ही जाएगा। क्लियर? तो मैंने दो डायरेक्शंस आपके लिए ली हैं। एक डायरेक्शन जिसे मैं x बोल रहा हूं और दूसरी डायरेक्शन जिसे मैं y बोल रहा हूं। x y से मुझे मतलब नहीं है, एक है अलोंग द सरफेस और एक है परपेंडिकुलर टू सरफेस। नाम आप कुछ भी दें कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि जब ये बॉल आप देखें बच्चों इस सरफेस पे यहां पर इंसिडेंट होगी, टकराएगी,
तो टकराते वक्त एक बात तो बहुत स्ट्रिक्टली क्लियर रहेगी कि जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आने वाली है वो तय बात है कि परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस आने वाली है। ये नॉर्मल रिएक्शन बच्चा लग रही है हमारे बॉल पर, और उल्टी दिशा में ये लग रही है हमारे, ये नॉर्मल लग रही है बॉल पर, ये बॉल पर है और ये नॉर्मल जो है ये बॉल पर है। हम क्योंकि बॉल की चर्चा कर रहे हैं तो बॉल को ही देखना है। अच्छा एक बात और कि ये जो एंगल है ये भी थीटा ही है, क्योंकि परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, नो एनर्जी लॉस लिखा है। ये समय के साथ आपको पता चलेगा कि थीटा थीटा क्यों लिए गए। क्लियर है मेरी बात? अब हम जानते हैं कि मोमेंटम का जो चेंज है वो सिर्फ उस दिशा में आएगा जहां पर नेट फोर्स आ रही है। यानी इस पार्टिकल के टकराने से जब ये ऐसे जा रहा था तो ये ऐसे जाने लगा, मोमेंटम में परिवर्तन आया, वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल गई, तो परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस बॉडी पर फोर्स आ रही है, तो परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस ही नॉर्मल आने की वजह से मोमेंटम में चेंज होना चाहिए। अलोंग द सरफेस कोई फोर्स नहीं है, इस वजह से यहाँ पर कोई मोमेंटम में चेंज आना भी नहीं चाहिए, और वो नहीं आएगा। अभी हम लोग करके देखते हैं थोड़ी देर में, 1 मिनट में करते हैं इसका अनुभव। चलिए देखिए बेटा, ये इस तरह से हमारे पास बॉल थी, और इस बॉल पर अगर आप लोग गौर करें बच्चों तो ऐसे कोई एक v स्पीड से इंसिडेंस हो रहा था, ये एंगल थीटा था, तो लॉजिकली एक और परपेंडिकुलर डालें तो ये एंगल भी थीटा है, स्पीड बेटा v। अब इसके 2 कंपोनेंट्स अगर आप बनाना चाहें तो 2 कंपोनेंट बनाएंगे, तो इस प्रकार से यहाँ पर देखें तो v का cos थीटा बन जाएगा बच्चों, और ऊपर की तरफ देखें तो ये बन जाएगा बेटा v का sin थीटा कंपोनेंट। क्लियर है मेरी बात? जवाब है हाँ। अब जब ये बॉल रिफ्लेक्ट हो रही तो रिफ्लेक्ट होने का केस भी हमें ड्रॉ करना चाहिए। रिफ्लेक्ट होने के केस में बच्चा आप देखें कि जो बॉल है वो यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, और ये एंगल थीटा है, स्पीड बेटा v है। और फिर आप अगर इसके 2 कंपोनेंट बनाने की कोशिश करें तो इस दिशा में जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा बेटा v cos थीटा, ऊपर की दिशा में अगर आप कंपोनेंट देखें तो आएगा बेटा v sin थीटा। आप देखें परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन कंपोनेंट एक बार राइट में है और एक बार बेटा लेफ्ट में है, लेकिन अलोंग, सॉरी इंक्लाइन की जगह सरफेस बोलना चाहिए, लेकिन अलोंग द बॉल वाला जो कंपोनेंट है पहले v sin थीटा है, बाद में भी v sin थीटा है, परंतु पहले भी ये ऊपर ही था अगर आप गौर से देखें, और बाद में भी ये ऊपर ही है। यानी अलोंग द सरफेस जो मोमेंटम का कंपोनेंट है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे अलोंग द सरफेस there is no change in momentum। और क्यों मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आ रहा? उसका बिल्कुल सीधा सा कारण है कि अलोंग द सरफेस कोई फोर्स नहीं आ रही, सिर्फ परपेंडिकुलर टू सरफेस फोर्स आ रही है। अच्छा चलो परपेंडिकुलर टू सरफेस वाली बातें कर लेते हैं आपके लिए। चलो देखो परपेंडिकुलर टू सरफेस बेटा एकदम आसान है। परपेंडिकुलर टू सरफेस में हमने माना कि ये जो x राइट वाली डायरेक्शन है ये बच्चा पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो इनिशियल x एक्सिस में जो मोमेंटम है वो है m v cos थीटा। क्लियर है मेरी बात? और अगर हम फाइनल मोमेंटम x एक्सिस में देखने लग जाएं तो वो ऑपोजिट दिशा में भागने लगा है। अगर राइट की डायरेक्शन पॉजिटिव है बेटा तो लेफ्ट की डायरेक्शन कैसी हुई? नेगेटिव। तो इसका जो x एक्सिस में मोमेंटम आएगा वो आएगा तो mv cos थीटा ही, लेकिन ये बताना जरूरी है कि बॉडी लेफ्ट में जा रही है राइट में जा रही है, क्योंकि हमारी बॉडी लेफ्ट में जा रही है, लेफ्ट डायरेक्शन को हमने नेगेटिव मान रखा है, इस वजह से -mv cos थीटा। अब दुनिया पूछेगी कि बताओ चेंज इन मोमेंटम कितना आया x एक्सिस में। अच्छा एक बात तो तय है कि चेंज इन मोमेंटम अगर y एक्सिस में पूछा जाए तो वो 0 है, क्योंकि पहले भी उतना ही मोमेंटम सेम डायरेक्शन में, बाद में भी उतना ही मोमेंटम सेम डायरेक्शन में। अभी आप देखें मोमेंटम के मैग्नीट्यूड्स x में बराबर है लेकिन डायरेक्शन तो बदल गई। तो चेंज कैसे लिखा जाता है? चेंज लिखा जाता है फाइनल माइनस इनिशियल, और आप देखें तो माइनस है मेरे बच्चों mv cos थीटा नेगेटिव और इनिशियल है mv cos थीटा पॉजिटिव। तो सर यहाँ माइनस क्यों लगाया है? अरे ये माइनस फॉर्मूले का है, तो ये आंसर आ गया -2mv cos थीटा। ये डेल्टा px है, x एक्सिस में आने वाला मोमेंटम का सुंदर सा चेंज ये है।
और क्योंकि x में मोमेंटम का चेंज आप बेटा निकाल चुके हैं तो लॉजिकली y का 0 है। अगर y में मोमेंटम 0 है तो आप लिखें डेल्टा p नेट और वेक्टर बना दें इसे, तो आप लिखेंगे डेल्टा p x i कैप प्लस डेल्टा p y j कैप। और क्योंकि ये सन्नाटा हो चुका है तो जो डेल्टा p नेट है वही हमारा -2 mv cos थीटा i कैप, ये हमारा नेट मोमेंटम का चेंज है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पेपर में 110% आएगा। तो आप ये मान के चलिएगा कि अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो 3 नंबर का एक सवाल आपके मिड टर्म एग्जाम में से छूटना ही छूटना तय है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए। मैंने बहुत डिटेल में सारी बातें बताई हैं, फोर्सेस के बारे में बताया है, काफी कुछ इसमें बोला है, तो इसको बहुत डिटेल में देख लीजिए, काम इससे चल ही जाएगा। क्लियर? लेट्स टॉक अबाउट मोमेंटम कंजर्वेशन। अब देखिए न्यूटन सेकंड लॉ पे दोबारा आते हैं। F नेट इक्वल टू dp वेक्टर बाय dt लिखा हुआ है, गौर से देखना बेटा, ये न्यूटन सेकंड लॉ है और यही स्टेटमेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द नेट फोर्स अप्लाइड। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू 1 आ जाती है, तो हम लोग डायरेक्टली इक्वल लिख लेते हैं। ये न्यूटन साहब का स्टेटमेंट है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। और ये ध्यान रखें कि नेट फोर्स ये इंडिविजुअल फोर्स नहीं है कि कोई फोर्स काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ये मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब ये है कि बॉडी पर 3 4 5 6 8 10 15 20 जितनी फोर्सेस काम कर रही हैं उनका रिजल्टेंट क्या है, और हम नेट फोर्स को रिजल्टेंट फोर्स ही समझते हैं और ये जानते हैं कि जो स्टेट में चेंज आ रहा है किसी बॉडी के, वो नेट फोर्स की वजह से, इंडिविजुअल फोर्सेस का अपना कोई इंपैक्ट नहीं है। अच्छा, और अगर मैं यहां पर एक स्टेटमेंट लगाऊं कि इफ F नेट ऑन द बॉडी इज 0, अगर मैं ये लगाने की कोशिश करने लग गया तो फिर आपको पता चलेगा कि 0 इक्वल टू dp वेक्टर बाय dt। आप जानते हैं कि या तो dp वेक्टर 0 होगा या dt इनफाइनाइट होगा, तो कॉमन सेंस है dp वेक्टर ही 0 होने वाला है। तो आपको पता चलेगा कि dp वेक्टर बराबर 0, इसका मतलब किसी कीमत पर p वेक्टर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो आप कहेंगे p वेक्टर इज नथिंग बट कांस्टेंट, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है। और किसी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 आने का मतलब गणित ऐसा कहती है कि वो क्वांटिटी पक्का कांस्टेंट है। तो p वेक्टर के कांस्टेंट होने का मतलब है कि किसी भी कंडीशन में आप इनिशियल मोमेंटम देखें, आप फाइनल मोमेंटम देखें। इनिशियल फाइनल से मतलब इनिशियल फाइनल नहीं है, मतलब किसी भी इंस्टेंट पे आप मोमेंटम देखें और उसके बाद किसी दूसरे इंस्टेंट पे मोमेंटम देखें, किसी एक को इनिशियल वैल्यू बोलते हैं, किसी एक को फाइनल वैल्यू बोलते हैं, तो आप पाएंगे कि दोनों वैल्यूज सेम टू सेम है, डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी, प्रोवाइडेड कि नेट फोर्स बॉडी पर 0 रहनी चाहिए। क्लियर है? एक बात और, जिस बॉडी पर F नेट 0 है उसी बॉडी के लिए P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, यानी कि जिस बॉडी पे आप नेट फोर्स 0 लिख पा रहे हैं, मोमेंटम किसी भी इंस्टेंट पे उसी का सेम है, दूसरी बॉडी के लिए नहीं, ये पूरे खानदान के लिए नहीं। जिस बॉडी पे आप नेट फोर्स 0 लिख पाएंगे या जिस सिस्टम पे लिख पाएंगे, अगर एक बॉडी से ज्यादा बॉडीज हैं तो उन सिस्टम पे आप बात कर रहे होंगे, तो आप कह देंगे कि हाँ उस सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट है। और ये जो मोमेंटम आपने किसी इंस्टेंट पे और किसी बात के इंस्टेंट पे सेम बोल दिया और आप कह दिया कि मोमेंटम सेम है, इसी को हम बोल देते हैं कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। डू नॉट थिंक कि कम हो रहा है, कम तो नहीं हो रहा है, बढ़ भी नहीं रहा है, बेसिकली चेंज नहीं आ रहा है। क्लियर है मेरी बात? तो इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? इसको अंग्रेजी में लिखने का बड़ा अच्छा सुंदर तरीका है, और वो क्या है तो आपसे देखें, इफ F net on a body or a system is 0, then the total momentum of that body or system, अगर आप
बॉडी की बात कर रहे हैं तो बॉडी, और कई बॉडीज के सिस्टम की बात कर रहे हैं तो कई बॉडीज का सिस्टम इज कंजर्व। कंजर्व का मतलब बदल नहीं रहा है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ना वो बदल रहा है, ना वो बढ़ रहा है, ना वो घट रहा है। इसे हम कहते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। बहुत लॉजिकल है, बहुत मैथमेटिकल है, बहुत फिजिकल है, आसानी से समझ आता है, कोई बड़ी बात नहीं। मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। देखो, ये मोमेंटम कंजर्वेशन किसी भी बच्चे को अपने बचपने से आता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसे जानना। जब आप फिजिक्स नहीं पढ़ते तो भी आपको इस बात का अंदाजा होता है कि मोमेंटम कंजर्वेशन नाम की कोई चीज है। और वो कैसे अंदाजा होता है 2 मिनट में भी आपको बताते हैं। देखिए ये बेटा mg है, ऊपर की तरफ आप देखें ग्राउंड से नॉर्मल लग रही है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस ब्लॉक। मैं नीचे वाले बेस की कोई चर्चा नहीं करना चाहता, किस टेबल पे रखा है, ग्राउंड पे रखा है, इसकी कोई चर्चा नहीं करना चाहता। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो लॉजिकली नॉर्मल और mg आपस में बराबर होंगे। और फिर अगर मैं इस ब्लॉक पर देखूं तो शायद आप सोच रहे होंगे ऊपर वाली फोर्स बराबर नीचे वाली फोर्स। इसका सीधा सा मतलब ये निकल के आता है कि जो नेट फोर्स ऑन द बॉडी है वो झक मार के 0 है। और अगर नेट फोर्स 0 है इसका मतलब मोमेंटम जो है इनिशियल वाला फाइनल के बराबर है, क्योंकि कंजर्व्ड है मोमेंटम। क्या शुरुआत में बॉडी रेस्ट पर रखी हुई है? तो हम कह रहे हैं कि हाँ भाई रेस्ट पर रखी हुई है। अगर बॉडी रेस्ट पर है तो इनिशियल मोमेंटम कितना है 0, तो फाइनल भी कितना होना चाहिए 0। यानी ये बॉडी अपने आप चल के नहीं जाएगी कहीं, अपने आप से चलने वाली नहीं। और अगर ये बॉडी अपने आप से चलने वाली नहीं तो लॉजिकली अगर हम किसी टेबल पे कोई एक अपना सामान, अपना टेलीफोन एक्सेट्रा रखकर आते हैं और 1 घंटे बाद कमरे में वापस आए तो उसी टेबल पर हम उस फोन को ढूंढते हैं, कहीं और नहीं ढूंढते, क्योंकि हमें इंट्यूशन में तो पता ही है कि अपने आप से चीजें नहीं चलती। वही मोमेंटम कंजर्वेशन। अच्छा ये तो आसान है। जी हाँ बिल्कुल आसान। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक ब्लॉक है इस प्रकार से, बॉल मान लीजिए इसको। तो ये आपके पास एक बढ़िया सी बॉल है, आपने इसको काफी कलर कर लिया है, सुंदर लग रहा है, अच्छी बॉल है। टन टन ये, और ये आगे की तरफ किसी v वेलोसिटी से जा रही है, m इसका मास है, और मान लेता हूं कि आगे की डायरेक्शन i कैप है। तो मैं कहूं इनिशियल मोमेंटम कितना है तो आप कहोगे mv वेक्टर है, या mv वेक्टर की जगह mv i कैप है। और यहाँ पर अगर मैं ऐसा कह दूं कि ये किसी ग्राउंड पर है और हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है और यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू बच्चों 0 है, तो कोई बच्चा तुरंत इस बकवास को करने लग जाएगा कि सर इस पे mg काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो हम कहेंगे हाँ कर रहा है। तो क्या इस पे नॉर्मल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ कर रहा है। वर्टिकल डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? पूरे एनएलएम में यही तो सीख के आए कि बिल्कुल है, ना ये हवा में उड़ने वाला है ना ये ग्राउंड के अंदर जाने वाला है। तो अगर ऐसा है तो तुरंत कोई बच्चा चीखेगा कि सर इस बॉडी पर आप पढ़ने वाला जो नेट फोर्स है वो तो 0 निकल आया है। और अगर ये चीज 0 निकल आई तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, यानी कि mv वेक्टर जो है वो बाद में भी mv वेक्टर रहेगा, यानी mv i कैप जो है वो mv i कैप रहेगा, यानी ना अपनी डायरेक्शन बदलेगा, ना अपना मैग्नीट्यूड बदलेगा, और ना ही स्लो डाउन होगा, ना ही स्पीड अप होगा। जितनी वेलोसिटी से चल रहा है, जिस डायरेक्शन में चल रहा है उस डायरेक्शन में चलता रहेगा। अरे ये तो इनर्शिया का लॉ है, फर्स्ट लॉ है। बिल्कुल जी हाँ, फर्स्ट लॉ ही है। तो ये कंसिस्टेंट विथ फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है गैलीलियन स्टेटमेंट के हिसाब से बिल्कुल सत्य है, और ये उसको फॉलो भी कर रहा है और करना भी चाहिए, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ से निकल रहा है तो फर्स्ट लॉ को तो मानेगा ही मानेगा। तो वो ये देख लिया हम लोगों ने कि फर्स्ट लॉ को मानता है। इस मोमेंटम कंजर्वेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो आपके पेपर में आता है, दैट इज बुलेट एंड गन केस। हालांकि ये बात सच है कि अगर इसको बहुत माइन्यूट लेवल पे गन और बुलेट के केस को देखें तो मोमेंटम कंजर्वेशन एक्शन रिएक्शन पेयर वाली कहानी बुलेट और गन के बीच में होती नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस में ये पढ़ाया जाता है और टेक्स्ट बुक वगैरह में ये एग्जांपल जी जान से लिखा हुआ है, तो हम इसे सच मानकर ही पढ़ेंगे। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि ये केस जो पढ़ाया जाता है वो उतना ट्रू नहीं होता जितना हमें लगता है। हालांकि रिजल्ट्स चेंज नहीं होते इसलिए पढ़ा दिया जाता है। फिलहाल आपके पास एक सुंदर प्यारी सी गन है, मान लेते हैं ऐसे, ट्रिगर भी इसका है, और इसमें किसी प्रकार की एक बुलेट भी है इस तरह से।
अच्छा नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बना। अब ठीक है, थोड़ा सा आगे से नुकीला होना चाहिए। तो मेरे पास दो चीजें, पहली चीज है गन, मैं इसको बोलता हूँ मास ऑफ गन। दूसरी चीज है बुलेट, तो मैं इसको कहता हूँ मास ऑफ बुलेट। ये इनिशियली रेस्ट पर है, इनिशियली कैसे है बेटा, रेस्ट पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इनिशियली रेस्ट पर, ठीक है, इनिशियली रेस्ट पर है। उसके बाद आपने इसको दबाया, ट्रिगर को दबाया, तो गन फायर करी। तो आपने जब बुलेट फायर करी तो बुलेट आगे की तरफ किसी v बुलेट वेलोसिटी से आगे गई, तो लॉजिकली मेरे गन को पीछे जाना चाहिए, और गन पीछे जाती आपको झटका सा महसूस होता है, तो हम कहते हैं v गन से पीछे आई। और ये जो vg है इसे हम नाम देते हैं बेटा रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। क्लियर है मेरी बात, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइल करती है गन, पीछे की तरफ आती है गन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छी बात है। आप देखें कि जब आपने ये बुलेट फायर की तो गन ने बुलेट पर आगे की तरफ एक फोर्स लगाया, लेट से F। क्लियर है मेरी बात, गन ने फोर्स लगाया बुलेट पर आगे की तरफ F, ठीक है। उसी फोर्स की वजह से बुलेट आगे की तरफ भाग कर गई, लेकिन न्यूटन्स थर्ड लॉ अभी सामने खड़ा है, कह रहा है कि अगर गन बुलेट पर फोर्स लगाती है F, तो बुलेट भी गन पर लगाएगा फोर्स F। इक्वल मैग्नीट्यूड का, ऑपोजिट डायरेक्शन में, सेम टाइम पर दो डिफरेंट बॉडीज पर और सेम नेचर का फोर्स लगेगा, और ये कहलाएगा एक्शन रिएक्शन, हमेशा होल्ड करता है। तो अगर गन ने बुलेट पर लगाया फोर्स F फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो बुलेट ने गन पर फोर्स लगाया बैकवर्ड डायरेक्शन में, इक्वल। तो क्या बुलेट का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो जवाब है नहीं। बुलेट का काय कंजर्व रहेगा, फोर्स नहीं लगी उस पे, लगी तभी तो चला, पहले बुलेट रेस्ट पे थी, बाद में चलने लगी, तो मोमेंटम बदला कि नहीं बदला, हाँ बदला। गन का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो जवाब है नहीं। गन पर भी फोर्स लगी है F, और अगर गन पर फोर्स है तो लॉजिकली इसका मोमेंटम बदलेगा, और बदला। पहले गन हाथ में थी, रेस्ट पे थे, और जब फायर किया तो रिकॉइल हुआ, झटका लगा, हाथ पीछे आया, मोमेंटम बदला। बात तो सत्य है। किसका मोमेंटम नहीं बदला, दिखाता हूं अभी आपको किसका नहीं बदला। देखो ये इसका नहीं बदला, ये क्या चीज है, ये गन और बुलेट का सिस्टम है। Consider the system of bullet and gun. गन और बुलेट का एक पूरा सिस्टम कंसीडर करिए। अब आपके लिए इन दोनों को मिलाकर एक कंपोजिट बॉडी मानने का मतलब है कि आपने गन और बुलेट दोनों को एक ही बॉडी मान लिया। अब ये एक बॉडी हो गई, दो अलग अलग नहीं रही, तो इस पूरी एक बॉडी पर एक फोर्स आगे F है और एक फोर्स पीछे F है। तो जब आप इस आगे वाली फोर्स को पीछे वाली फोर्स से कैंसिल आउट करेंगे तो जो नेट फोर्स है वो बन जाएगी जीरो। डू नॉट थिंक कि बुलेट पे नेट फोर्स जीरो है, एंड डू नॉट थिंक कि गन पे नेट फोर्स जीरो है। आप ये देखें कि जब आप इन दोनों को बनाकर, मानकर, मिलाकर एक कंपोजिट सिस्टम एज्यूम कर लेंगे, तो वो बनने वाला कंपोजिट सिस्टम, जिसे हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोला करते हैं, उस पूरे एंटायर सिस्टम पर दो फोर्सेस काम कर रही हैं और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड की, क्योंकि एक्शन रिएक्शन इस वजह से बुलेट पर नेट फोर्स है, गन पर नेट फोर्स है, पर सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो है। और सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो होने का मतलब इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, लेकिन ये गन और बुलेट के लिए नहीं है, फॉर सिस्टम। क्योंकि जिस बॉडी या सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो आया है, उसी बॉडी या सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो गन का मोमेंटम कंजर्व नहीं है, बुलेट का मोमेंटम कंजर्व नहीं है, पर इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है। अच्छा, यानी इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। ठीक है, अच्छी बात है। अगर इनिशियल और फाइनल बराबर है तो लिखकर बताओ जरा क्या सीन है। तो देखो, गन का इनिशियल जीरो और बुलेट का भी इनिशियल जीरो, शुरुआत में रेस्ट पे दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल मोमेंटम दोनों का जीरो, और दोनों का मोमेंटम जोड़ देंगे तो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा। क्या बात है। अब देखें, राइट की डायरेक्शन में मैं पॉजिटिव मान लेता हूं, लेफ्ट की डायरेक्शन को मैं नेगेटिव मान लेता हूं, ऐसे ऐसे। तो आपको दिखाई दे रहा है कि मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में नया मोमेंटम गेन किया बुलेट ने, और मास ऑफ गन एंड वेलोसिटी ऑफ गन नेगेटिव डायरेक्शन में मोमेंटम गेन किया गन ने।
और इन दोनों मोमेंटम को अगर ऐड कर देंगे तो इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम बन जाएगा। तो ये चीज बन गई पूरे सिस्टम का मोमेंटम। लेफ्ट साइड में 0 लिखा, उसको उछाल के लेफ्ट में ले जाएं तो मेरे हिसाब से आ गया मास ऑफ गन into velocity of gun equal to mass of bullet into velocity of bullet, and this equation is famously known as conservation of momentum या momentum conservation equation। हम लिखेंगे इसको momentum conservation equation। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि जब सेंटर ऑफ मास आपको पढ़ाया जाएगा तभी मोमेंटम कंजर्वेशन, कोलिजन, इंपल्स डिटेल में पढ़ाया जाएगा, काम वही आता है। यहाँ तो बस आपको इंट्रोडक्शन देके छोड़ा जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये रिकॉइल वेलोसिटी, इफ यू वांट टू फाइंड रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन तो g इधर लिख लीजिए, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन। जितनी ज्यादा भारी गन होगी उतना कम रिकॉइल वेलोसिटी आएगा, उतना कम झटका लगेगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये बड़ी खास बात है। मोमेंटम कंजर्वेशन एकदम सिंपल। तो ये हो गया आपका मोमेंटम कंजर्वेशन। मैं आपको 2 किलो की गन दे दूं, 50 ग्राम की बुलेट दे दूं, कहो कि बुलेट जो है वो 500 मीटर पर सेकंड से आगे गई तो गन कितने से पीछे जाएगी? पुट करिए, आंसर निकालिए। बिल्कुल लल्लू बेसिक प्रॉब्लम है, इसको कराने की जरूरत नहीं, 9th क्लास का प्रॉब्लम है, हां? तो परेशान ना हो। आगे देखें इसके बाद। नाउ द थिंग इज इंपल्स। व्हाट इज इंपल्स? तो देखिए बच्चों, इंपल्स क्या चीज होती है? इंपल्स का मतलब ये है कि मान लीजिए कि एक बॉडी जो है वो छत से फेंकी गई, कोई बॉल पकड़ लीजिए, छत से फेंकी गई, ग्राउंड पे ड्रॉप हुई। वो बॉल मान लीजिए कि 1 किलोग्राम की भारी भरकम बॉल है। जब वो ग्राउंड पे टकराने वाली थी तो √2gh टाइप की वेलोसिटी हो जाएगी उसकी, और टकराने के ठीक बाद उसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ हो जाएगी। तो पहले मोमेंटम नीचे था, फिर मोमेंटम ऊपर है, तो ठीक ठाक मोमेंटम में चेंज आएगा। और कोलिजन का टाइम फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड होता है, 0.01 सेकंड पकड़ लीजिए। इतने छोटे टाइम के लिए इतना बड़ा मोमेंटम का चेंज आएगा तो सोचिए फोर्स कितनी ज्यादा लगेगी। ऐसी फोर्सेस जो बहुत कम समय के लिए लगती हैं मगर उनका अमाउंट बहुत ज्यादा, उनका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है, ऐसी फोर्सेस को हम कहते हैं इंपल्सिव फोर्सेस। ये बहुत कम समय के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में लगती है, ऐसी फोर्स इंपल्सिव फोर्सेस कहलाती है। तो देखें क्या लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है F इक्वल टू dp वेक्टर बाय dt। क्लियर है मेरी बात? तो मैं यहाँ पे dp वेक्टर को लिख रहा हूं F dt, और ये नेट फोर्स होती है, इसको तो भूलना ही नहीं। तो ये नेट फोर्स है बेटा। आप dp वेक्टर को डेल्टा p वेक्टर बनाना चाहते हैं तो बेसिकली ये बन जाएगा F नेट वेक्टर टाइम्स dt। अब एक बात है भैया कि F नेट जो है वो कांस्टेंट, तो इस बात की गारंटी नहीं। क्लियर? तो मैं आपको बताता हूं, छोटा सा एक ग्राफ है वो बना के दिखाता हूं कि हाउ दिस इंपल्सिव फोर्स बिहेव्स, या किस तरह काम करती है किसी बॉडी पर। तो देखो बच्चों, ये फोर्स है जो कि इंपल्सिव है, कम समय के लिए लगेगी, ये टाइम है। बॉडी पर लगने वाली फोर्स बहुत कम समय के लिए काम कर रही है और बहुत बड़ी फोर्स लग रही है। इससे क्या पता चलता है? कुछ खास नहीं, बस इतना पता चलता है कि दिस इज द टाइम पीरियड, ये और ये बहुत छोटा सा टाइम पीरियड है। इस छोटे से टाइम पीरियड में फोर्स का अमाउंट देखें कितना ज्यादा, उसके अलावा फोर्सेस कितनी कम है या ना के बराबर है। एक बहुत छोटे टाइम में बहुत बड़ा फोर्स लग रहा है। अब आप देखें कि फोर्स कांस्टेंट नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअसली बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते अपने मैक्सिमा पर पहुंचता है और फिर वो घट भी रहा है। लेकिन ये टाइम पीरियड जो है वो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड होता है, 1 सेकंड का 10वां हिस्सा या फिर 20th पार्ट या 30th पार्ट। इतना छोटा टाइम होता है जब कोई बॉडी दूसरी बॉडी से कोलाइड करती है, टकराती है। अगर बॉडी रिजिड है, बॉल की तरह नहीं, बॉल तो दब जाती है, कोलिजन का टाइम बढ़ जाता है, पर अगर कोई बॉडी रिजिड है, पत्थर की तरह, तो टकराने का टाइम बहुत कम होता है। तो ये टाइम बहुत छोटा हो गया, तो आप इस वेरिएशन को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहां पर F नेट को F एवरेज बना लिया जाता है। ये जो वेरिएशन फोर्स का आपको दिखाई दे रहा है, इसको वेरिएशन ना मानते हुए कह देते हैं कि इस ग्राफ का एक अप्रॉक्सीमेट टाइप का एवरेज निकाल लीजिए इस हिस्से का, और इस हिस्से का एवरेज निकालने का मतलब है कि आपने लगभग
एवरेज फोर्स कैलकुलेट कर लिया, और वो एवरेज फोर्स कैलकुलेट करने के बाद आप dt का इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो दैट बिकम्स F एवरेज टाइम्स डेल्टा टी, और ये बन गया बेटा आपका डेल्टा पी। और आप जरा इसको यहां लिखें कि व्हाट इज डेल्टा पी, एंड डेल्टा पी इज F एवरेज टाइम्स डेल्टा टी, और ये जो डेल्टा टी है बच्चों, ये वो टाइम पीरियड है जितनी देर के लिए हमारी ये एवरेज फोर्स काम कर रही है, उस टाइम पीरियड के लिए। बहुत छोटा टाइम पीरियड है, लेकिन इस टाइम पीरियड के लिए फोर्स काम कर रही है। This delta P is known as J vector, and this J vector is famously known as impulse. तो impulse निकल के आखिरी में क्या आया? Total change in momentum during the collision. Collision होने से पहले, collision होने के बाद total momentum में कितना change body के आ गया, वो net change in momentum क्या कहलाता है? Impulse. Total change in momentum. और ये इम्पल्स बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब अच्छा, क्योंकि मोमेंटम का चेंज ही इम्पल्स है, तो आम में आम को घटाओगे आम मिलेगा, केले में केले को घटाओगे केला मिलेगा, मोमेंटम में मोमेंटम को घटाओगे तो मोमेंटम ही मिलने वाला है। तो इसकी जो यूनिट होगी वो वैसी ही होगी जैसे कि मोमेंटम की होती है, और इसकी डायमेंशंस भी वैसी ही होंगी जैसे कि मोमेंटम की होती है। तो कोई फर्क नहीं है इनमें, बस एक टोटल मोमेंटम का चेंज है। इसका इस्तेमाल क्या है वो आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट का क्या यूज है। मैं इसको थोड़ा ऊपर भेज देता हूँ, फिर इम्पल्स की थोड़ी सी स्टोरी थोड़ा बड़ा कर लें, ज्यादा छोटा हो गया भाई, अब दिख रहा है साफ। देखो बच्चों, इस इम्पल्स की क्या स्टोरी थोड़ा सा बताता हूँ। एफ एवरेज को जरा लिखें, तो जो एवरेज फोर्स है मेरे बच्चों वो है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। मैं कहता हूं कि मोमेंटम का जो चेंज है ये कांस्टेंट कर लो। क्यों कांस्टेंट कर लो? मान लो कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट है कि कोई ना कोई मोमेंटम में चेंज लाना है, फिक्स, वो फिक्स है। और फिर अगर आप डेल्टा टी को बढ़ाओगे तो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो जो टोटल क्वांटिटी है वो घटनी चाहिए, तो वो घटती चली जाती है। क्लियर है मेरी बात? इसका मतलब अगर कोई सर्टेन मोमेंटम में चेंज लाना है, उस मोमेंटम को चेंज लाने के लिए आप ज्यादा समय ले रहे हैं तो आपको कम फोर्स लगानी पड़ेगी, कम समय ले रहे हैं तो ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। लॉजिकल भी। तो मान लीजिए कि कोई यहां पे बालक है और इसका नाम है मिंटू, और ये मिंटू भैया जो है ये कोई एक बॉल आ रही है उसे कैच कर रहे हैं। तो कैच करेंगे तो मान लो कि ये v वेलोसिटी से आ रही है, और कैच करने के बाद बॉल को हाथ में रोक लेना है, यानी रेस्ट पे आ जाना है। तो पहले मोमेंटम बॉल का mv है और बाद का मोमेंटम 0 है, तो ओवरऑल जो चेंज आने वाला है वो मोमेंटम का mv है। वो नेगेटिव mv है वो अलग बात है, भाड़ में जाए, नेगेटिव साइन और डायरेक्शन बता रहा है, पर जो अमाउंट मोमेंटम में चेंज लाना है वो mv। फिक्स कर दिया आपने डेल्टा पी। अब आपके हाथों में ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, आपके हाथों को कम, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि जब बॉल आएगी तो आप बॉल के साथ हाथ को थोड़ा पीछे ले जाएं। तो मोमेंटम के चेंज लाने के लिए आपने ज्यादा समय लिया, तो आपके हाथों में कम लगेगी, दर्द कम होगा, मतलब आपको फोर्स कम लगानी पड़ी, आपके हाथों पर भी फोर्स कम लगी। आप हाथ को ऐसे रखिए और बॉल को गिरने दीजिए, फटाक से बॉल लगेगी और हाथ में ऐसा लगेगा जैसे चींटियां दौड़ने लगनी, बहुत तेज दर्द होगा, कारण आपने टाइम कम लिया, इस वजह से हाथ पर फोर्स ज्यादा लगी। और अगर आप हाथ को पीछे ले जाते हैं तो टाइम बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से फोर्स कम लगती है, मजा आ जाता है, बारी से बारी बॉल आसानी से कैच कर लेते हैं। इसी तरह मान लो एक लड़का है, उसका नाम है चिंटू, मिंटू का ही दोस्त है, और चिंटू जो है वो लॉन्ग जंप करना चाहता है। और जब ये बच्चा लॉन्ग जंप कर रहा है, कूदा कूदा, यहाँ पे कुछ बढ़िया सी सैंड वैंड डाल देते हैं, और यहां से बच्चा कूदता है, और कूदने के बाद यहां पर गिरता है। तो सैंड के साथ जब ये गिरता है, सैंड पर गिरता है, तो उसको लगती नहीं है, दर्द नहीं होती, आराम से प्रैक्टिस भी करता है और गेम भी खेलता है। लेकिन अगर इस सैंड की बजाय ये कोई ग्राउंड होता तो इसकी हड्डियां टूट जाती। मोमेंटम उतना ही है, उतनी ही तेज दौड़ा और वहीं आखिरी में रुक जाना है। पर हो क्या रहा है, बहुत गौर से देखो कि भाई साहब जब इस पे टकरा रहे हैं तो सैंड जो है वो उतनी सॉलिड मटेरियल नहीं है, ब्रिक की तरह नहीं है या मार्बल की तरह नहीं है। जब आप उस पे गिरते हैं तो थोड़ी बहुत सैंड सेटल होती है, कुछ सैंड अपनी लोकेशन को छोड़ देती है, तो आपका मोमेंटम जीरो होने में ठीक ठाक समय लग जाता है, जिसकी वजह से टाइम बढ़ता है तो आप पर लगने वाला फोर्स कम हो जाता है। टाइम बढ़ा तो फोर्स बेटा कम हो गया, एकदम सिंपल लॉजिक है। लेकिन आप देखिए बच्चों कि अगर यहां पर कोई फ्लोर होता, मान लो कि ये टाइल्स होती, तो फिर यहां जब आप गिरते तो आपका टाइम बहुत कम होता, और टाइम कम होने से फोर्स बहुत ज्यादा होती, तो प्राण निकल जाते, मजा आ जाती।
इसी प्रकार से मान लीजिए कि यहां पर अंडरटेकर है, ठीक, और यहां पे बैटिस्टा है, और भाई साहब ने इनको एक चोक स्लैम मार दी और बैटिस्टा जो है वो जमीन पर गिर जाते हैं, पर ये दोबारा फिर उठ जाते हैं, इनके पीठ नहीं टूटती, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप घर में ये ट्राई करेंगे तो आपकी पीठ चली जाएगी। कारण क्या है कि जो रिंग उन्होंने बना रखी है वो रिंग बहुत फ्लेक्सिबल है, जब वो इसको पटकते हैं तो वो रिंग ऐसे नीचे की तरफ झूल जाती है, तो रिंग नीचे जाती है, इत्मीनान से नीचे जाती है, फिर वापस आती है, तो मोमेंटम के जीरो होने में ठीक ठाक बढ़िया सा समय लगता है और टाइम बढ़ने से फिर से फोर्स कम लगती है और चोट नहीं लगती। यही काम गद्दे के साथ है कि आप एक गद्दा लीजिए मोटा सा और उस पर कूद जाइए और आपको दर्द नहीं होगा। लेकिन अगर यही ग्राउंड है और आप कंक्रीट की किसी दीवार के ऊपर कूद रहे हैं, जमीन के ऊपर कूद रहे हैं, तो यहाँ पे प्राण निकल जाएंगे। फिर वही बात है, गद्दा दबता है और आपको मोमेंटम को जीरो करने में ठीक ठाक समय लेता है, तो आपको फोर्स नहीं लगती। दिस इज व्हाट वी कॉल एज इंपल्स और इंपल्सिव फोर्सेस। और इंपल्सिव फोर्स का इस्तेमाल क्या है, हर जगह इसका लगातार हम इस्तेमाल कर रहे हैं और टाइम को बढ़ाकर फोर्स को कम करते हैं। और आजकल तो गेम वगैरह भी आते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स वगैरह देखते होंगे, बहुत सारे गद्दे बिछे हुए हैं और उस पे कूद रहे हैं बच्चे, उनको दर्द ही नहीं हो रहा, तो बस यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। दे इंक्रीज द टाइम ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में जो चेंज लाया गया है उसका समय को मिनिमाइज कर देते हैं, जिससे मैक्सिमाइज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, जिससे फोर्स कम हो जाती है। दिस इज द ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ऑफ इंपल्स। इससे पहले मोमेंटम किया, मोमेंटम कंजर्वेशन किया, और ये आपके लिए लेक्चर था और बहुत ही अच्छा डिसेंट लेक्चर है। इसे आप देखें, जो मैंने बोला है इस आज आधे घंटे के लेक्चर में 100% अगर कोई सवाल इंपल्स या मोमेंटम कंजर्वेशन एक्सेट्रा से आपके पेपर में आएगा तो इसके बाहर नहीं आने वाला। क्लियर है मेरी बात? तो चलिए बस आज के लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। काम खत्म, पैसा हजम। आज थैंक्स बोलने का समय आ गया। फॉलो करिए हमें पूरे साल का कोर्स पढ़ने के लिए। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, आरटी अकेडमी पे हम आपको पढ़ा रहे हैं। सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए हमारे चैनल को, और पूरे साल पढ़ते रहने के लिए, पूरे साल, पूरा कोर्स पूरे साल का हमें फॉलो करते रहिए। मिलेंगे अगले लेक्चर में।